students, hope you all are doing good. Today we are starting a chapter of history that is Introduction to Early Humans. History traces all the aspects of human civilization since the ancient period. When we study about the past, we come to know how our ancestors lived, what they ate, what type of clothes they wore, what type of houses they lived in, what their leisure activities and how they celebrate festivals, etc. हिस्ट्री से हमें अपने एंसेस्टर्स का पता लगता है, जो पहले सिविलाइजेशन थी, लोगों ने कैसे रहना शुरू किया था, पुराने टाइम में जो हमारे पूर्वज थे वो क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे घरों में रहते थे, ये सारा हमें हिस्ट्री से पता लगता है, यानी अपने इतिहास से पता लगता है। और इन सारी चीज़ों के बारे में जानने के लिए जो स्कॉलर्स हैं, हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने बहुत सारी स्टडी की है। और जो भी हमें पुरानी स्क्रिप्ट मिली हैं या फिर जो भी हमें एविडेंसेस मिले हैं, उनके बिहाफ पे हमें हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। ओके, मोर टू नो द वर्ड हिस्ट्री originates from the Greek word historia, which signifies the knowledge obtained by inquiry. जो word history है वो historia word से find out हुआ है, और historia का मतलब होता है knowledge obtained by inquiry, यानी कि खोजबीन करके जो हमें तथ्य का पता लगता है, जो हमें जानकारी मिलती है, उसको क्या कहते हैं? हिस्ट्री कहते हैं। एंड हेरोडोटस द ग्रीक historian is honored as the father of history. Who is known as the father of history? Herodotus. Okay, now information about the past. कैसे हमें पास्ट के बारे में पता लगता है? हमें वी ऑल वॉन्ट टू नो अबाउट द पास्ट। हम सब जानना चाहते हैं कि हमारा पास्ट कैसा था, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन हमें कैसे मिलेगी? दे आर सेवरल क्वेश्चन। फॉर इंस्टेंस, वी मे हैव अ डिजायर टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट काइंड ऑफ क्लोथ्स द इंडियन पीपल वोर एंड द हाउसेज दे लिव्ड इन around 1000 years ago. History gives such an information which links the present with the past. The scholars have been scripted about the plants and creatures. There can be some more interesting things which can still be explored. At that time, man was not aware about reading and writing. और ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता लगता है? जो स्कॉलर्स हैं, जिन्होंने हिस्ट्री की स्टडी की, उनकी जो पहले स्कॉलर्स थे, जो विद्वान लोग थे, जो लिखते थे, उनकी स्क्रिप्ट से हमें पता लगता है। जो हिस्टोरियन है, उन्होंने ऐसी स्क्रिप्ट को इन्वेस्टिगेट किया और उनके बारे में हमें पता लगता है, उन्हें पढ़ के हमें पता लगता है उस टाइम के प्लांट्स कैसे थे, क्रिएचर कैसा था, लोगों की जो लाइफ थी वो कैसी थी। और भी हमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में पता लगता है, और स्टिल अभी तक जो हिस्टोरियंस हैं वो इन चीज़ों को एक्सप्लोर करते जा रहे हैं। एंड उस टाइम के जो लोग थे वो अवेयर नहीं थे रीडिंग और राइटिंग से, उन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता था। लेकिन नाउ एट प्रेजेंट इट इज़ नो लॉन्गर अ मिस्ट्री अबाउट द लाइव्स ऑफ द अर्ली मैन। लेकिन अब लोगों के बारे में, जो पुराने लोग क्या खाते थे, क्या पीते थे, ये अब मिस्ट्री नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऐसी स्क्रिप्ट मिली हैं जो हिस्टोरियंस ने प्रूव किया है कि अर्ली ह्यूमन बीइंग जो थे वो कैसे रहते थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे। ओके, we will study about it later. Let us study how people moved from one place to another in the past. What were the means of transport then? अब हम पढ़ रहे हैं लोग क्यों एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते थे, कैसे मूव करते थे, क्या उनके पास कोई गाड़ी थी या पैरों से चलकर जाते थे। ओके, मूवमेंट ऑफ पीपल। Early men moved from one place to another on foot because they did not have the means of transport that we have today. अब जो हमारे पास means of transport हैं, क्या early human being के पास वो means of transport थे? No. तो वो कैसे जाते थे? By foot. जितना भी travel होता था, जितना भी distance उनको cover करना होता था, वो सारा by foot करते थे। ओके, दे मूव टू डिफरेंट लैंड्स अक्रॉस द सीज, दे ऑल्सो क्रॉस द हाई माउंटेन्स। एंड माउंटेन्स को अगर क्रॉस करना है या सीज को क्रॉस करना है, वो इतनी मेहनत करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ओके, तो इतनी सारी मुसीबत उन्हें फेस करनी पड़ी। इनसे उनको क्या हुआ? नई नई इन्वेंशन हुई। एंड उन लोगों ने क्या इन्वेंट किया? व्हील इन्वेंट किया। एंड अर्ली मैन मूव टू अनदर प्लेस ओनली इन सर्च ऑफ फूड। क्यों वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे? क्यों एक जगह पर नहीं रहते थे?
क्यों? क्योंकि जो अर्ली ह्यूमन बीइंग थे वो क्या थे? गैदरर थे, फूड गैदरर थे। वो खाने की तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे। जब एक जगह का खाना ख़त्म हो जाता था तो वो दूसरी जगह मूव कर लेते थे। क्या खाते थे वो? नट्स खाते थे, फ्रूट्स खाते थे, या फिर कच्चा मांस खाते थे, या फिर रूट होती थी जो पौधों की खाने लायक, ऐसी चीज़ें खाते थे क्योंकि उन्हें खेती करना नहीं आता था। ओके, तो हंटिंग और प्लांटिंग पर ही वो डिपेंड थे। इसीलिए जो अर्ली ह्यूमन बीइंग हैं उनको क्या कहा जाता है? हंटर्स एंड फूड गैदरर्स। ओके, मैनी थाउजेंड ऑफ ईयर अगो सर्टेन ग्रुप्स ऑफ दीज मैन केम टू इंडिया ऑल्सो। और बहुत हजारों साल पहले अलग अलग देशों से, जैसे इंडिया के लोग अलग अलग देशों में घूमते रहते थे, पहले कोई बॉर्डर्स नहीं होते थे, ऐसे ही जो दूसरे देश के लोग हैं वो भी हमारे इंडिया में आए थे। द Historians say that these early men settled in the Himalaya region and Narmada Valley at southern India। और ये जो लोग आए थे, हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये अर्ली मैन जो थे वो कहाँ रहते थे? हिमालय के आसपास रहते थे और नर्मदा नदी के घाटे में ये रहते थे, यानी साउथ इंडिया में सबसे पहले सिविलाइजेशन शुरू हुई थी। अर्ली मैन हंटेड एनिमल्स एंड गैदर्ड forest products. In the physical map of the ancient Indian subcontinent, we find Himalaya range, Suleiman and Kirthar hills lying in the northwest. Around 8500 years ago, the early men grew crops in these areas. This time they had started domesticating animals such as sheep, goat and cow। और हिमालय रीजन में सबसे पहले सिविलाइजेशन शुरू हुई थी और साउथ ऑफ इंडिया में नर्मदा वैली के आसपास। तो वहाँ के जो लोग थे वो क्या करते थे? छोटी छोटी क्रॉप ग्रो करने लगे थे, छोटे छोटे एरियाज में क्रॉप ग्रो करने लगे थे, एनिमल को पालने लगे थे जैसे कि शिप, गोट और काऊ को। और धीरे धीरे जब उन्होंने खेती करना आया, एनिमल को डोमेस्टिकेट करना आया, तो धीरे धीरे सारे लोग एक जगह पर सेटल हो गए। इस तरीके से छोटे छोटे विलेजेस बनने शुरू हुए। एंड दे ऑल्सो ब्रॉड दिस पैटर्न इन इंडिया। अबाउट 8500 years ago, the early villages had been found in the Himalaya region। और अर्ली विलेजेस के जो हमें स्रोत मिले हैं, जो ट्रेसेस मिले हैं, वो मोस्टली कहाँ मिले हैं? हिमालय रीजन में मिले हैं। Soon after they developed agriculture in the central India. Rice was also grown in the north side of Vindhyas। It was possibly the first rice growing area in the world। और उसके बाद हिमालय रीजन के बाद नर्मदा वैली के साउथ में उसके ग्रो करने के बाद धीरे धीरे उन्होंने सेंट्रल इंडिया में भी एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया। और शायद राइस फर्स्ट क्रॉप थी जो लोगों ने ग्रो करनी शुरू की पूरे वर्ल्ड में। ओके, In northwest India, on the banks of Indus River, certain villages grew and changed into cities. Such earlier villages and cities are called the part of Harappan civilization or Indus Valley civilization around 2500 years ago। और 2500 years ago इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू हुई, जहाँ पर छोटे छोटे गांव के ट्रेसेस मिले हैं। लोग इंडस रिवर के पास रहना शुरू करते थे, जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दिया गया। ओके, दिस इज रिवर इंडस। तो इसके आसपास जो सिविलाइजेशन थी उसको हड़प्पा सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दिया। A little late, there were some cities also developed on the bank of river Ganga and its tributaries and the sea coast। फिर धीरे धीरे जब नदी के किनारे हड़प्पन सिविलाइजेशन शुरू हुई तो बाकी जो नदियां हैं उनके किनारे भी लोगों ने बसना शुरू कर दिया, जैसे गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी नदी के आसपास या फिर समुद्र के आसपास लोगों ने रहना शुरू किया। And a city called Magdha had become very prosperous on the banks of river Son, a tributary of river Ganga। और गंगा नदी की जो सहायक नदी है सोन नदी, उसके पास एक मगधा सिटी थी जो बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरस थी, क्योंकि वहाँ बहुत फर्टाइल लैंड थी और वहाँ खेती करना बहुत आसान था और नदी के पास थी वो, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरस थी, बहुत ज़्यादा रिच स्टेट जिसको बोला जाता है अर्लियर स्टेट में से। लेटर ऑन इट्स रूलर्स हैड एस्टैब्लिश्ड अ ह्यूज किंगडम to which their subsequent rulers extended further. Such kingdom also established in South
साउथ इंडिया। जब वहाँ रहना लोगों ने शुरू किया तो धीरे धीरे वो एक किंगडम की फॉर्म ले ली, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरस जगह थी, तो बहुत सारे राजा ने वहाँ पर कंट्रोल करने की सोची। धीरे धीरे जो ये किंगडम्स हैं मगधा से शुरू होकर धीरे धीरे साउथ इंडिया में भी लोगों ने किंगडम बनाने शुरू कर दिए। नाउ शेयरिंग व्यूज। According to the evidences found in excavation, the early men might have begun to form groups around 5 lakh years ago. Such a kind of groups enabled them to extend communication. For instance, the early hunting groups required to save themselves from being attacked by dangerous wild animals. The communication developed had also enabled men to travel from one region to another region across the world. They crossed mountains, moved across deserts and encountered with herds of wild animals very boldly in the Indian subcontinent. Sometimes they had to face natural disaster, then they moved to the other lands of the world. अब धीरे धीरे लोगों ने इधर उधर एक दूसरे के साथ व्यू शेयर करने शुरू किए, क्योंकि जो अर्ली ह्यूमन बीइंग थे वो फूड गैदरर्स थे, इधर उधर घूमते रहते थे खाने की तलाश में, और वो क्या करते थे, एक ग्रुप में रहते थे, एक ग्रुप में ही हंटिंग करते थे, क्योंकि जो डेंजरस एनिमल्स थे उनको अपने आप को बचाने के लिए वो लोग क्या करते थे, ग्रुप में ट्रैवल करते थे। बड़े बड़े पहाड़ों को क्रॉस करना, बड़े बड़े सीज़ को क्रॉस करना, वो एक साथ अपने साथ और एनिमल्स वगैरह को भी लेकर चलते थे। एंड समटाइम उनको नेचुरल डिसास्टर भी फेस करनी पड़ती थी, जैसे कोई तूफान आया, आंधी आई या बाढ़ आई, वो भी फेस करना होता था। People were also busy in remote trade and commerce on other sides. They carried and brought valuable goods from one place to another. अब कुछ लोग खाने की तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे और कुछ लोगों ने व्यापार की शुरुआत की, ट्रेड एंड कॉमर्स की बिगनिंग की। ठीक है, तो वो क्या करते थे, जो भी वैल्यूएबल गुड होते थे, अगर किसी जगह में वो गए हैं, वहाँ मसाले फेमस हैं, तो मसाले वहाँ से लेकर किसी दूसरे स्टेट में ले जाना, तो इस तरीके से जो भी वहाँ के वैल्यूएबल गुड्स होते थे उनका ट्रेड करना उन्होंने शुरू किया। जब लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे तो उन्हें रहने के लिए घर की ज़रूरत होती थी, तो वो क्या करते थे, डिफरेंट चीज़ों से अपना घर बना लेते थे, केव्स में शेल्टर ले लेते थे। एंड दे शेयर देयर व्यूज़ एंड आइडियाज़ एंड इट असिस्टेड टू नो मोर अबाउट ईच अदर। और जब वो ग्रुप में बैठते थे, जब शेल्टर लेते थे, किसी दूसरे से हेल्प लेते थे रुकने के लिए, तो वो मिलकर बात करते थे। इस तरीके से एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होते थे, वो अपनी बात कहते थे और उनकी बातें सुनते थे, इस तरीके से उनके व्यू शेयर होते थे। नेक्स्ट इज कल्चरल डेवलपमेंट। Cultural development took shape with the sharing of views among the people. Today, when people go to new places, they learn about the culture, customs, dress, languages and many other different things. अब जब लोग जाते हैं दूसरी जगह पर, वहाँ के कल्चर के बारे में, वहाँ की ड्रेस के बारे में, वहाँ के रीति रिवाज के बारे में नई चीज़ें सीखते हैं। और रिगार्डिंग द कंट्री दे विजिट, जिस भी कंट्री में वो जाते हैं, जिस भी शहर में जाते हैं, वहाँ के लोगों का क्या रीति रिवाज है, क्या कल्चर है, वो आइडिया लेकर आते हैं। वी सी इन द पास्ट देयर वर वेरी फ्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, देयर वर वेरी Yet people traveled to several places. They moved around the subcontinent. Several people settled in Indian lands. Our tradition and culture got enriched in such a manner. और पहले आपने पढ़ा कि ट्रांसपोर्टेशन का कोई साधन नहीं था, बाय फुट जाते थे, वो धीरे धीरे एनिमल्स का यूज़ करने लगे। लेकिन फिर भी आप देखोगे हिस्ट्री में पूरे सब कॉन्टिनेंट यानी सीज़ पार करके भी एक देश से दूसरे देश में भी वो लोग ट्रैवल करते थे। और जब एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रैवल करते थे तो उससे जो इंडिया है वो क्या बन गया, रिच हेरिटेज ऑफ कल्चर। इंडिया का जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ओके, नाउ नेम्स ऑफ लैंड्स। We did not have any hints about the names of lands whom the Harappan civilization called. Later on, after around 1000 years, when the Aryans settled in the Indus Valley, they called the region Sapta Sindhu as Punjab. This term
signifies the seven rivers land। जैसे पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन का नाम दिया तो लोगों को ये नहीं पता था कि ये लैंड है, इसका क्या नाम है। जब आर्यंस ने वहाँ रहना शुरू किया इंडस वैली के पास तो उन्होंने उसका नाम दिया सप्ता सिंधु, और जिसको पंजाब के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है सेवन रिवर्स लैंड। वी सी इन फैक्ट सिंधु इज संस्कृत नेम ऑफ इंडस, और जो इंडस का नेम है संस्कृत में इंडस को सिंधु रिवर कहते हैं। लेटर ऑन व्हेन दे स्प्रेड टू गंगा वैली दे टर्म देयर लैंड भारता, और जब गंगा वैली में लोगों ने रहना शुरू किया तो उसको भारता के नाम से बोला जाने लगा। द ऋग्वेद, द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत, ऑल्सो मैंशन दिस नेम अराउंड 3500 ईयर अगो। जो हमारा ऋग्वेद है, जो फेमस वेद है, उसमें भी लिखा हुआ है ये 3500 साल पहले जो लिखा हुआ है उसमें भी भारत और जो सिंधु वर्ड है इसको मेंशन किया गया है। नाउ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। There are two sources of history. First is written and second is archaeological. रिटन क्या होता है? रिटन सोर्सेज होता है जो हमें बुक्स मिली हैं हाथों से लिखी हुई अलग अलग स्क्रिप्ट में, एंड इन बुक को क्या नाम दिया गया है? मैन्यूस्क्रिप्ट। इन लेटिन मैन्यू सिग्निफाइज बाय हैंड एंड स्क्रिप्ट मीन्स रिटन। ओके, तो जो हाथों से लिखी हुई किताब हैं वो मैन्यूस्क्रिप्ट जो हैं वो क्या है? आपके रिटन सोर्सेज हैं। और पहले के जो लोग हैं, पेपर नहीं होता था उस टाइम, तो कैसे लिखते थे? बार्क ऑफ ट्रीज पर लिखते थे, बड़े बड़े बाग उठाकर उन पे लिखते थे, बड़ी बड़ी पाम लीव होती थी जैसे आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है, इस पर लिखते थे वो लोग। और कहीं पेंटिंग बनाते थे, कहीं केव्स में लिखते थे। फॉर एग्जाम्पल राइटिंग बाय हैंड, टाइपिंग एंड प्रिंटिंग एटसेट्रा। इंसेक्ट्स हैव डैमेज सेवरल ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट टिल नाउ। लेकिन जो ये पाम लीव और जो बार्क ऑफ ट्रीज पर लिखते थे, धीरे धीरे पेपर को यूज़ किया जाने लगा, लेकिन जो इंसेक्ट वगैरह हैं वो इसको क्या कर देते हैं? डैमेज कर देते हैं। तो जो काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं, जैसे हमारे जो एपिक्स हैं रामायण एंड महाभारत, वो भी अर्ली राइटिंग में लिखे हुए हैं। तो इनसे जो रिटन चीज़ें होती हैं वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, इसीलिए लोगों ने क्या शुरू किया? उन्होंने शुरू किया आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं? एक हो गया रिटन फॉर्म ऑफ सोर्सेज, सेकंड है आर्कियोलॉजिकल फॉर्म ऑफ सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल यानी चीज़ों से जो हमें पता लगता है। जो हिस्टोरियंस हैं जब अर्थ को डिग करते हैं, वहाँ के रहने वाले लोगों के वहाँ पर कोई पोर्ट मिलता है या कोई ज्वेलरी मिलती है, कोई इमारत, कोई बिल्डिंग, कोई ईंट मिलती है, उससे उन सोर्सेज को कहा जाता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। एंड जो इनकी स्टडी करते हैं दैट आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। Objects such as pots, pillars, buildings, tools and other handmade substances get buried under the ground because of earthquake, floods, winds and other natural disaster। पहले के लोग जब रहते थे तो ऐसा माना जाता है कि अर्थक्वेक या फ्लड आई होगी या तेज आंधी चली होगी, तो उससे जो पिलर्स वगैरह हैं और टूल्स वगैरह हैं और बाकी जो भी हैंडमेड चीज़ें थे वो अर्थ के नीचे चले गए होंगे, और जो कि आर्कियोलॉजिस्ट डिग करके उनको निकालते हैं। तो उनकी स्टडी करके बहुत सारे हिस्ट्री के बारे में हमें पता लगता है। एट द टाइम ऑफ डिगिंग they apply scientific methods and also utilize it for investigation. For instance, we have known the existence of the Harappan civilization or the people who lived in the northwest Indian cities around 4500 years ago. These are discovered by the archaeologist in 1929। जैसे हड़प्पन civilization, उसका किसी written फॉर्म में नहीं हमें अवशेष मिला है, तो कैसे पता लगा? जब आर्कियोलॉजिस्ट ने वहाँ पर डिग किया ग्राउंड को, तो वहाँ पर जो चीज़ें मिली, जो बिल्डिंग, पॉटरी और अदर ऑब्जेक्ट मिली, उससे वहाँ के सिविलाइजेशन के बारे में पता लगा। द रिमेन्स ऑफ पॉटरी, बिल्डिंग्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स वर एक्सप्लोर्ड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट विच वर सर्वाइव्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो कैसे हमें पता लगा? जो ये पोट्री, बिल्डिंग और बाकी चीज़ें थी, ये रिटर्न फॉर्म की तरह ख़राब नहीं हुई, इन्होंने इंसेक्ट ने ख़राब नहीं किया। तो ये सोर्सेज को जब डग किया गया अर्थ को, तो ये सोर्सेज हमें मिले, उससे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पता लगा। एंड आफ्टर कंफर्मिंग देयर फाइंडिंग्स ऑफ द पास्ट रिमेन्स, दे इंश्योर्ड सेफ प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स they found as well as the whole site
where the objects were dug. The operation which they used to dig is called excavation. जब कुछ चीज़ वहाँ से मिली तो उन्हें समझ आया यहाँ पर कोई सिविलाइजेशन शायद बहुत पहले हुई होगी, तो उन्होंने पूरे एरिया को मार्क किया और वहाँ पर खुदाई शुरू की ताकि और भी वहाँ की जानकारी पता लग सके। तो इस प्रोसेस को क्या कहा गया है? इस ऑपरेशन को कहा गया है एक्सकवेशन. It is the first step in archaeology to conduct a proper survey and the site expansion, while the second or final step is conservation or preservation under protection. फर्स्ट स्टेप था ये एक्सकवेशन का, उसके बाद जो भी चीज़ें मिली तो उनको क्या करने लगे, वो प्रिजर्व करने लगे, प्रोटेक्ट और कंजर्व करने लगे ताकि फ्यूचर जनरेशन वो चीज़ों को देख पाए. इट इज़ कम्प्लीटली थ्रू साइंटिफिक मेथड फॉर प्रिजर्वेशन जस्ट सच एज केमिकल कोटिंग, renovation and physical protection and repairing, which can also be more useful and essential. उसके बाद उन पे पॉलिश की गई, उनको बहुत अच्छे से सहेज के रखा गया है जो कि बहुत उपयोगी और ज़रूरी है. Not only buildings but also several other objects dug up under our surface like weapons, tools, coins, pots, ornaments, pens and some other hard objects. और ये चीज़ें भी हमें अर्थ सरफेस से मिली हैं. Things are made up of metals or rock slabs and several of these such objects may have inscriptions, some symbols or some words on them. जैसे कि ये पॉटरी हमें मिली है, इन पे अलग अलग डिज़ाइन बना गया है और कुछ चीज़ों पर कुछ लिखा हुआ है, कुछ सुंदर सुंदर कलर किए हुए हैं, कुछ इंस्क्रिप्ट किया गया है. ओके. अशोका the Great, who ruled over around 2250 years ago, was one of the earliest emperor. अशोका के बारे में पता लगा हमें जो 2250 साल पहले एक ग्रेट रूलर के नाम से जाने जाते थे. For writing these edicts he used Arabic and Greek script. और ये एडिक्ट लिखने के लिए उन्होंने कौन सी भाषा की कौन सी लिपि को यूज़ किया? अरेबिक एंड ग्रीक स्क्रिप्ट. Many significant sources of information for writing history have been discovered, such as the inscription of Allahabad pillar of King Samundragupta and those on certain temples and certain other monument. और जैसे समुद्रगुप्त राजा थे उनके जो इंस्क्रिप्शन है वो हमें मिले हैं और भी कई मंदिरों मॉन्यूमेंट्स पे भी हमें बहुत कुछ लिखा हुआ मिला है और कुछ हमें कॉइन्स भी मिले हैं जिससे हमें उस टाइम में जो राजा थे उनकी प्रोस्पेरिटी का पता लगता है. Some very significant sources have been found to which archaeologists call culture evidence, for instance jewelry, pottery, coins and artifacts. The earliest Indian pottery is called Northern black polished ware, which had a variety of these pattern. पहले की जो पोट्री थी वो कैसी होती थी? नर्दन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर उसको बोला गया है क्योंकि ब्लैक कलर की उनके ऊपर पॉलिश की जाती थी. एंड बहुत सारी जो पोट्री है वो ज़्यादातर इसी फॉर्म में मिली है. And this gave information about the early culture, taste and progress. Jewelry of early people contained beads of coals, quartz, glass in various shaped and colors. और कैसी ज्वेलरी मिली है? ऑर्नामेंट्स में beads of coal मिले हैं और quartz जो छोटा पत्थर आता है एंड ग्लास इनका अलग अलग शेप बनाकर और उनको कलर करके पिरोकर एक जो ऑर्नामेंट्स हैं उस टाइप की ज्वेलरी के अवशेष मिले हैं. नाउ मोर टू नो द न्यूमिस्टिक्स और द coins are very important source for reconstructing the history of the country. जो न्यूमिस्मेटिक्स या फिर कॉइन्स जो मिले हैं वो हमें हिस्ट्री के बारे में पता लगने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. वो क्या है? हमारे रिकन्स्ट्रक्ट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री हैं, तो उनसे हमें बहुत सारी चीज़ें उस टाइम के बारे में पता लगता है. ओके. नाउ रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. In a bid to know the body shape, about the food of early man and several other kinds of strange facts, the archaeologists also study about the bones of human animals,
बर्ड एंड फिश। जो रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मिले हैं उनसे जो हिस्टोरियंस हैं, सिर्फ रिटन और आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज हैं उनसे ही नहीं, जो पहले के अवशेष यानी कि जो पहले के प्लांट के रिमेन है या एनिमल्स की बोन मिली हैं या ह्यूमन बोन मिली हैं, बर्ड फिश मिली हैं, उनसे भी स्टडी करके बहुत कुछ खोज करते हैं। It appears that early people used bones and hides of big animal to take shelter। तो ऐसा पता लगता है कि जो बड़ी बड़ी बोन और जो उनकी हाइड्स, जो बड़ी बड़ी बोन है तो उनका क्या करते थे, वो एनिमल्स की बड़ी बड़ी हाइड यानी उनकी जो स्किन होती थी उसको शेल्टर के रूप में यूज़ करते थे, यानी उससे ऊपर घर के ऊपर छत बनाने में उनका यूज़ करते थे या अपने आप को ढकने में उनका यूज़ करते थे। एंड these people also sketched pictures of certain rock sheltered animals। और ये जो लोग जो ऐसे शेल्टर करते थे, रॉक शेल्टर लेते थे, बहुत सारी पिक्चर अंदर केव में बनाते थे। सच पेंटिंग्स गिव अस द आइडिया अबाउट द बिलीफ, कस्टम एंड आर्ट स्पेसिमेन और प्लांटिंग पिगमेंट्स। उस टाइम की जो पिक्चर्स हैं, जो पेंटिंग्स हैं, उनसे हमें पता लगता है कि वो किस चीज़ में बिलीव करते थे, कौन से कस्टम फॉलो करते थे और किस टाइप की ड्राइंग बनाते थे और कैसे कौन से प्लांट को एज ए कलर में वो यूज़ करते थे। एंड और भी हमें एनिमल्स और जो बोन्स, एनिमल और ह्यूमन बीइंग के जो अवशेष मिले हैं उनसे और भी बहुत सारी चीज़ों का पता लगता है। तो द रिमेन्स ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स इनकॉर्पोरेटिंग सर्टेन सीड्स ऑफ प्लांट्स डू नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम। They can be kept in some cold places to freeze for a long time. Such remains 5 significant information, whereas archaeologists receive the assistance of some other scientists to record the observation with great caution. The method which is applied by the archaeologists to date these remains of living things is known as carbon dating। और कुछ बीज ऐसे होते थे जिन्हें वो लंबे टाइम तक स्टोर करके रखना चाहते थे, तो इस मेथड को यूज़ किया गया। जो पहले के ज़माने के जो लोग उसको कोल्ड प्लेसेस पर उसको लिखते थे, यानी कोल्ड प्लेस कहाँ होती थी पहले, किसी मिट्टी के नीचे, राइट, ज़मीन के नीचे दबा के, तो उसको क्या नाम दिया गया, उसको नाम दिया गया कार्बन डेटिंग का। While radiocarbon dating is used to date up to 16,000 years old specimens, every living thing constantly absorbs carbon-12 and carbon-14, but after decay or death, it is unstable and hence the ratio of carbon-14 with respect to carbon-12 decreases. Scientists measure the amount of carbon-14 and with respect to carbon-12 with the use of a specific accelerator. If the ratio is lower, the object is older. अगर कार्बन 12 और कार्बन 14 का साइंटिस्ट रेशियो लेकर चलते हैं, अगर ये रेशियो कम होगी तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट उतनी ही पुरानी होगी। इस तरीके से जो हिस्टोरियन है वो हिस्ट्री की जो चीज़ें हैं, सोर्सेज हैं, उनकी स्टडी करते हैं। द स्कॉलर्स हु स्टडी एंड राइट अबाउट द पास्ट आर नोन एज हिस्टोरियन। हिस्टोरियन क्या होते हैं? हिस्टोरियन होते हैं जो लोग हिस्ट्री की स्टडी करते हैं, जो पास्ट की स्टडी करते हैं, उनको हिस्टोरियंस कहते हैं। टू राइट द हिस्ट्री दे ऑफन यूज रिटन एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बोथ। और हिस्ट्री को लिखने के लिए वो दोनों चीज़ों का यूज़ करते हैं, रिटन भी, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी। फाइन। नाउ What is the difference between historian and archaeologist? Historian जो दोनों की स्टडी करते हैं और archaeologist जो सिर्फ मिट्टी में जो archaeological sources मिले हैं उनकी स्टडी करते हैं। ओके, they work as a detective। डिटेक्टिव की तरह वो काम करते हैं एंड ग्रुप में काम करते हैं। फाइन। नेक्स्ट इज एविडेंस। Different archaeological sources have given us the clues which assist to make the history of our land and the rulers in the past। बहुत सारे जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमें मिले हैं उनसे हमें आइडिया मिलता है कि पहले के रूलर्स कैसे थे, पहले वहाँ की लैंड कैसी थी, और इससे हमें पता लगता है कि एविडेंस क्या होता है किसी के बारे में, विच डिनोट्स इफ़ एनीथिंग इज़ ट्रू और फॉल्स, कि पहले के बारे में जो बात कही गई है वो सच है या झूठ है, यानी तथ्य है, उसको क्या कहते हैं, एविडेंस कहते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल द एविडेंस कैन incorporate information about different groups of men such as herders and farmers।
और ज़रूरी नहीं है कि एविडेंस से जो पता लगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल सच है जो फार्मर और हर्डर उस टाइम की जो लाइफ व्यतीत करते थे. दिस इज़ पॉसिबल दैट द एविडेंस कैन इनकॉर्पोरेट द कोर्ट लाइफ ऑफ किंग्स एंड देयर क्वींस बट कैन नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट देयर प्राइवेसी. लेकिन किंग और क्वीन की लाइफ के बारे में जो लिखे गए हैं, जो एविडेंस मिले हैं, वो बिल्कुल सच हो सकते हैं क्योंकि उनकी लाइफ पर फोकस किया जाता था. लेकिन जो हर्डर्स थे या फूड गैदरर्स थे उनके बारे में इतना फोकस नहीं किया जाता था, उनके बारे में हमें ज़्यादा लिखा हुआ भी नहीं मिला है. तो इसीलिए उनके बारे में जो एविडेंस है वो हम कह नहीं सकते कि वो उनकी लाइफ को रियली डिपिक्ट करते हैं या नहीं करते हैं. जस्ट इन एडिशन टू इट we see the lives of kings and queens or craftsmen. We see such evidence cannot sign about the remote Andaman Islands or the lives of people who lived in cities. Such people of Andaman and Nicobar Islands still depend on fishing and hunting while those who live in cities depend on various food. और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो हैं, एविडेंस जो हैं, वो राजा रानी की लाइफ के बारे में तो बताते हैं लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा नहीं बता पाए हैं. और भी जो रिमोट एरियाज़ हैं जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, वहाँ के लोग क्या करते थे, जैसे ज़्यादातर लोग फिशिंग और हंटिंग करते थे, या सिटीज़ के जो लोग हैं वो फूड सप्लाईज का काम करते थे, उनके बारे में बताया गया है. हैंस द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मे नॉट पॉइंट आउट सच डिफरेंसेस ऑफ पास्ट लाइव्स बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्टेड और स्कैंटी एविडेंस. इसीलिए इनके बारे में ज़्यादा हमें पता नहीं लगा है क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शन थी उस टाइम पे और बहुत कम हमें ऐसे अवशेष मिले हैं कि वो अच्छे से बता पाएँ. ओके, नाउ मोर टू नो. The remains of Harappa and Mohenjo-daro show that long before the Aryans there lived सिविलाइज्ड पीपल, कि आर्यंस के आने से बहुत पहले कुछ सिविलाइज्ड लोग रहते थे, यानी कॉलोनी में लोग रहते थे, एक जगह गांव बनाकर लोग रहते थे. ये हमें कैसे पता लगा है, जो हमें हड़प्पा और मोहनजोदारो जो इंडिया की सबसे फर्स्ट सिविलाइजेशन है उनके अवशेषों से पता लगा है. नाउ important points we have covered in the chapter. Historians are the scholars who study and write about the past. Historian कौन होते हैं? ऐसे स्कॉलर होते हैं जो हिस्ट्री पास्ट के बारे में पढ़ते हैं और पास्ट के बारे में लिखते हैं. Archaeologists are the scientists who study ancient history by testing the objects dug up from the ground. आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जो साइंटिफिक तरीके से जो ज़मीन के नीचे से डग करके चीज़ें मिली हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं. द स्टडी ऑफ एंशियंट हिस्ट्री बाय एग्जामिनिंग और टेस्टिंग ऑब्जेक्ट डग अप फ्रॉम द ग्राउंड इज़ नोन एज आर्कियोलॉजी. और आर्कियोलॉजी क्या होता है? आर्कियोलॉजी एक प्रोसेस होता है, एक स्टडी है एंशियंट हिस्ट्री के बारे में, और जो डग अप करके जो ऑब्जेक्ट मिले हैं उनकी स्टडी को आर्कियोलॉजी कहते हैं. रिटन टेक्स्ट ऑफ बुक्स और एन इंटेलिजेंट फॉर्म ऑफ अ लैंग्वेज इज कॉल्ड स्क्रिप्ट. जो भी रिटन फॉर्म में हमें मिला है, रिटन टेक्स्ट मिले हैं, उसको क्या कहते हैं? स्क्रिप्ट कहते हैं. Order or message inscribed on a surface of slab is called inscription. और जो भी स्क्रिप्ट किसी चीज़ पर लिखी होती है यानी स्लैब पर या पत्थर पर, उसको इंस्क्रिप्शन कहते हैं. माइग्रेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. माइग्रेशन क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह पर जाना. Customs, arts, festivals and some other human intellectual achievements as a whole is known as culture. ह्यूमन बीइंग का कस्टम क्या है, आर्ट क्या है, कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट कराते हैं, उस सबको मिलाकर क्या बनता है? उसका कल्चर शो करता है. आर्टिफैक्ट आर अ यूजफुल और डेकोरेटिव मैनमेड ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स. आर्टिफैक्ट क्या होते हैं? जो ब्यूटीफुल डेकोरेटिव करके जो लोग अपने हाथों से चीज़ बनाते हैं उनको आर्टिफैक्ट कहते हैं. द स्टडी ऑफ कॉइन्स ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड इज कॉल्ड न्यूमिमेटिक्स. कॉइन्स की स्टडी को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स. कार्बन डेटिंग इज अ मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट एन ऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट्स एज बाय measuring the rate of decay of carbon 14 with respect to carbon 12.
कोई ऑब्जेक्ट कितनी पुरानी है उनका कार्बन रेशियो मेज़र करके पता लगाना, उस प्रोसेस को कहते हैं कार्बन डेटिंग। इंफॉर्मेशन टू इंडिकेट वेदर एनीथिंग इज़ ट्रू और फॉल्स इज़ कॉल्ड एविडेंस। किसी के बारे में जानकारी ये पता लगाना वो चीज़ ट्रू है या फॉल्स है, उसको कहते हैं एविडेंस। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।